नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहिदास गवारे, सहायक प्राध्यापक हिंदी। मित्रों, आज हम साहित्य और मानवता इसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। ऐसा कहते हैं कि जहाँ आदित्य नहीं है वहाँ अंधेरा होता है, और जहाँ साहित्य नहीं है वहाँ वह देश मुर्दा होता है। साहित्य और मानवता। साहित्य मनुष्य को जोड़ता है, मानव को जोड़ता है, हमारे भावों को नवीन रखने का काम साहित्य करता है। इसीलिए मैं एक कविता की पंक्ति आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। मुस्काओ तुम नभ में जैसे बालरुन मुस्काता, गाओ जैसे रोज सवेरे चिड़ियों का दल गाता। देखो कहती नदी की हरदम सबकी प्यास बुझाना, घने पेड़ कहते हैं तुम सबको छाया पहुँचाना। दीप सुलग के तुम ऐसी ज्योति जगाओ, भटक रहे जो अंधकार में उनको राह दिखाओ। अपने लिए जिए जो उसको क्या जीना कहते हैं, जीते हैं वे ही जो औरों के हित दुख सहते हैं। अपने सुर में पवन उन्हीं की गाता गौरव गाथा, उनके आगे झुक जाता है बड़े बड़ों का माथा, उनके आगे फीके लगते। इस कविता के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि किस प्रकार से हर एक संसार की चीज, हर एक मनुष्य, हर एक पशु, हर एक वस्तु हमारे लिए प्रेरणादायी होती है। साहित्य यह काम हमारे मन को, हमारे भावों को जगाने का काम करता है। मित्रों, आज हमें हमारे अहंकार को मिटाने की आवश्यकता है। संसार में चारों ओर हाहाकार है, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की समस्याओं से हर मनुष्य घिरा हुआ है, और मुझे लगता है हमारा साहित्य इसका उपाय हमें बताएगा। साहित्य हमें प्रेरणा देगा, साहित्य हमें उठाएगा, साहित्य हमें ज्ञान देगा, और साहित्य हमारे जीवन में परिवर्तन करेगा। ये निराशा के जो बादल छाए हुए हैं उसको मिटाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। साहित्यकारों ने जिस प्रकार से अपनी लेखनी के माध्यम से हमारे जीवन को परिवर्तन करने की क्षमता उन्होंने रखी है, उसको समझकर हम सही साहित्य का अध्ययन करेंगे और हमारे जीवन को। साहित्य और मानवता। साहित्य मनुष्य को जोड़ता है, मानव को जोड़ता है, हमारे भावों को नवीन रखने का काम साहित्य करता है। इसीलिए मैं एक कविता की पंक्ति आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। मुस्काओ तुम नभ में जैसे बालरुन मुस्काता, गाओ जैसे रोज सवेरे चिड़ियों का दल गाता। देखो कहती नदी की हरदम सबकी प्यास बुझाना, घने पेड़ कहते हैं तुम सबको छाया पहुँचाना। दीप सुलग अपने सुर में पवन उन्हीं की गाता गौरव गाथा, उनके आगे झुक जाता है बड़े बड़ों का माथा, उनके आगे फीके लगते हैं सब राज दुलारे, क्योंकि हुआ करते हैं वे जग की आंखों के तारे, क्योंकि हुआ करते हैं वे जग की आंखों के तारे। एक जमींदार साहब थे,
उनके महल के सामने एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। बुढ़िया अकेली अपनी पोती के साथ वहां पर रहती थी। जमींदार साहब को ईर्ष्या हुई कि क्यों ना इसकी झोपड़ी हटाकर अपने महल का दायरा वहां तक बढ़ाया जाए। वास्तव में इन बड़े लोगों को किसी गरीब की चीज पर नजर रखने का क्या अधिकार है, लेकिन जमींदार साहब को लगा कि इस बुढ़िया की झोपड़ी यहाँ से हट जाएगी तो मेरा महल वहां तक जाएगा और यह अच्छी दिखती भी नहीं है। लेकिन वो बुढ़िया बेचारी अपनी एक पोती को छोड़कर, उस झोपड़ी को छोड़कर कहाँ जा सकती है। वकीलों की थैली गर्म करके जमींदार साहब ने मुकदमा जीत लिया और उस बुढ़िया को वहां से हटा दिया। कुछ दिनों के बाद अपने नौकरों से काम कह रहे थे, उसी समय वो बुढ़िया वहां पर आई और महाराज ऐसा कहने लगी, महाराज मेरी पोती ने खाना खाना छोड़ दिया है और वो कहती है कि उसी झोपड़ी में मेरी पोती ने खाना खाना छोड़ दिया है, कहती है इसी झोपड़ी में जाऊंगी। महाराज कृपया एक विनती मैं आपसे करती हूँ, मेरी एक टोकरी भर मिट्टी मुझे इस झोपड़ी से लेने दीजिए। जमींदार साहब को लगा इतनी सी तो बात है, एक टोकरी भर मिट्टी की क्या बात है, ले लो। बुढ़िया अंदर गई। अंदर जाते ही मानो सारी यादें उसको याद आने लगी। अपना पति, अपना बेटा, अपनी बहू, सब कुछ यहाँ पर तो गंवाए थे उसने। आज उस झोपड़ी को छोड़ते हुए, वो मिट्टी लेते हुए उसके आंखों के सामने आंसू आ गए। किसी तरह से वो मिट्टी ली और मिट्टी की टोकरी भरी और बाहर आई और फिर जमींदार साहब से कहने लगी, महाराज फिर से एक विनती है कि कृपया ये टोकरी मुझे मेरे सिर पर उठा के दीजिए। जमींदार साहब को लगा इतना बड़ा जमींदार होकर मुझे काम कह रही है, नौकरों से भी कह सकती है। लेकिन फिर जमींदार साहब ने विचार किया, इसकी झोपड़ी तो बात। जमींदार साहब ने उसकी विनती मान्य कर ली। जमींदार साहब टोकरी उठाने लगे, लेकिन टोकरी उनसे उठा ही नहीं जा रही थी। बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन टोकरी ऊपर ही नहीं जा रही थी। आखिर में उन्होंने टोकरी नीचे रख दी और कहने लगे ये टोकरी हमसे नहीं उठाई जाती। और फिर वह विधवा बुढ़िया जमींदार साहब से कहती है, महाराज एक टोकरी भर मिट्टी का भार आप उठा नहीं सकते। महाराज एक टोकरी भर मिट्टी का भार आप उठा नहीं सकते, तो इस झोपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, तो इतनी टोकरियों का भार, इतने मिट्टी का भार आप कितने जन्मों तक उठाएंगे। और मेरी जैसी विधवा का, गरीब का ये जगह को छीनकर आप कितने जन्मों तक यह पाप फेरेंगे, मुझे बताइए। यह वचन सुनकर जमींदार साहब की आंखें खुल गई, जैसे कोई बड़ा मंत्र, बड़ा पाठ उस बुढ़िया ने उनको पढ़ा दिया था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। जमींदार ने उसके वचन सुनकर उस झोपड़ी को वापस दे दिया। और इस कथा के माध्यम से यह संदेश हमें मिलता है कि कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं करता रह गया, रहा न उनका वंश, तीनों भी देखो रावण कौरव कंस। जिसने भी अहंकार किया वो नष्ट हो गया। और आखिर जो मानव है वो मानव के ही काम आता है। ऐसा कहते हैं कि यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन, ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं शमन। ये मनुष्यता का पाठ पढ़ाती ये कहानी। अहंकार को नष्ट करने के बाद मानवता का जन्म होता है और उस बुढ़िया को वह झोपड़ी वापस मिल जाती है। जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से एक टोकरी भर मिट्टी तो ही हमारे जीवन की कीमत, मिट्टी से ही आते हैं और मिट्टी में ही चले जाते हैं। दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला सिकंदर आखिर में खाली हाथ चला गया। वो कहता है, अपने अनुयायियों से कहता है कि मेरे दोनों हाथ कब्र के बाहर खुले रखना, ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। यही जीवन है, यही जीवन दर्शन है। मानव को मानव की दृष्टि से देखो। सेवा, त्याग, तपस्विता यही हमारे आदर्श है। हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारा साहित्य श्रेष्ठ है। संसार की हर एक वस्तु हमारे लिए प्रेरणादायी है, वह हमें सीखना चाहिए और इस निराशा के बादलों को हटाना चाहिए। यही साहित्य का संदेश है, यही साहित्य का हमारे लिए उपदेश है। तो मित्रों, साहित्य और जीवन दर्शन को समझने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। साहित्य हमें दिशा देगा, साहित्य हमारा मार्गदर्शन करेगा और यही से हम आगे हमारे जीवन में सब कुछ पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसरो ने, इस संस्था ने, इंटरनेशनल स्टडीज एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन जी दांडेकर, आदरणीय प्राध्यापक भूषण जी काटे इस वेबिनार के
आयोजक एवं संयोजक, इन सब के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जिनके कारण मेरे इस शोध पत्र को प्रस्तुत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इन सभी के प्रति, आयोजकों के प्रति हार्दिक धन्यवाद।